चौधरी क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखिए, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल की परिभाषा हमें ध्यान देना है, आज पढ़ना है और उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है एक एक करके। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आम खाए होंगे, कच्चा आम अभी मौसम है, कच्चा आम, नींबू, संतरा, ये सभी जो फल हैं, खट्टे फल हैं, इसमें अम्ल पाया जाता है। इमली, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसकी पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, असल परिभाषा उसकी है। या उसको हम ऐसी तरीके इस तरह से भी बोल सकते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अगर वो दूसरे को प्रोटॉन भी प्रदान करता है तो वैसी अभिक्रिया को भी हम लोग अम्ल कहेंगे। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल, नीले लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल में डालते हैं, किसी पदार्थ में अम्ल है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए वो सूचक है, सूचना देता है। तो अगर हम डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, और नीला है असल में, वो लाल हो जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो एक सूचक है, इसको अगर हम अम्ल में डालते हैं तो उसे भी ये लाल कर देता है। और एक तीसरा फिनोल्फ्थेलिन है, अगर उसको हम डालते हैं, फिनोल्फ्थेलिन में कोई रंग नहीं होता है, अगर उसको हम अम्ल में डालते हैं तो उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं करता है। अम्ल फिनोल्फ्थेलिन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अगर हम हल्दी के पीले रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं करता है। अगर हल्दी, कोई कपड़ा में अगर हल्दी लगा के हम अम्ल में डालेंगे तो उसमें भी वो कोई परिवर्तन नहीं करता है। लाल पत्ता गोभी जो लाल बैगनी रंग का होता है, उसको भी अगर हम पत्ता गोभी के एक पत्ता को अगर हम अम्ल में डालें तो उसमें भी ये कोई परिवर्तन, रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। लाल सलजम खाए होंगे हम लोग, वो बैगनी रंग का होता है, उसमें भी कोई रंग में परिवर्तन नहीं करता। उसको अम्ल में अगर हम डालेंगे उसके रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाइड्रेंजिया का फूल में भी कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है। हाइड्रेंजिया का जो फूल होता है उसको अगर हम अम्ल में डालें, एसिड में डालें, तेजाब में डालें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। प्याज और वेनिला में गंध होती है, प्याज में गंध होती है, वेनिला में भी गंध होती है, उसको अगर हम अम्ल में डालेंगे तो उसमें भी कोई परिवर्तन, उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कुछ होते हैं गंधीय सूचक, जो गंध परिवर्तन करके वो अपना अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाते हैं। तो ये हमारा प्याज, वेनिला और लौंग, ये मेरा गंधीय सूचक है, गंधीय सूचक। प्याज और वेनिला के गंध में भी ये कोई परिवर्तन नहीं करता है। लौंग के तेल के गंध को ये समाप्त कर देता है। लौंग का तेल है, उसमें अगर थोड़ा सा अम्ल डाल दें हम तो उसके गंध को ये समाप्त कर देता है। कौन समाप्त करता है? अम्ल समाप्त करता है, एसिड समाप्त करता है, जिसको हम लोग तेजाब भी बोलते हैं। अब अम्ल को अगर हम क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराने पर वो लवण देता है और जल देता है। अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराने पर क्या देता है? लवण और जल देता है। अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। बैटरी में अम्ल होता है हमारा, वो विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। ये पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, अम्ल का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। बैटरी में जो एसिड रहता है तो उस जलीय घोल रहता है, उसमें हम लोग पानी भी डालते हैं बैटरी में, तो वो जो है ना, उससे वो ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत का सुचालक करता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह अब हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुण उसका। ये सब भौतिक गुण पढ़ रहे थे हम लोग, यहां से भौतिक गुण था, अब हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। पहला यह है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, यह रासायनिक गुण है उसका। अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हमें ये ध्यान देना है, हाइड्रोजन मुक्त करता है अम्ल। किससे? धातु से अभिक्रिया करके।
अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3 से अभिक्रिया करके लवण देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अब हम अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ये हुआ धातु कार्बोनेट Na2CO3, धातु कार्बोनेट Na2CO3 जो है ना धातु कार्बोनेट है Na2CO3, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, ये हमारा, इसको अगर हम अम्ल में डालेंगे तो वो लवण देता है, जल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। मतलब दोनों स्थिति में लवण मिलेगा, जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बोनेट में भी और हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देता है। धातु ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये भी हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा, सोडियम ऑक्साइड भी होगा। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देता है। परबल अम्ल हुआ है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। परबल मतलब ताकतवर अम्ल उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा हो, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे, परबल अम्ल कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल उसको कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। हाइड्रोजन आयन अगर कम हुआ अम्ल में तो उस अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे, यानी कमजोर। परबल में होता है मजबूत और दुर्बल में होता है कमजोर। अब अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए एक जो स्केल बनाया गया है उसको पीएच स्केल कहते हैं। उस अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। चलिए एक बार फिर हम लोग ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, या रंगीन फ्लावर फिल्म में कोई परिवर्तन नहीं करता है। हल्दी के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं करता, लाल पत्ता गोभी के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं करता, लाल सजम में भी कोई रंग में परिवर्तन नहीं करता, हाइड्रेंजिया का फूल में भी कोई परिवर्तन नहीं करता है। प्याज और वेनिला के गंध में कोई परिवर्तन नहीं करता है। लौंग के तेल के गंध को यह समाप्त कर देता है। लौंग के तेल के गंध को यह समाप्त कर देता है। ये हो गया मेरा भौतिक गुण उसके अम्ल के। अब ये रासायनिक गुण। अब अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल देता है। अच्छे परबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देते हैं। परबल अम्ल हुआ है जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है। दुर्बल अम्ल हुआ है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। हम लोग अम्ल पढ़ लिए। अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो। अब कुछ होते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, और कुछ हैं ये हमारे जो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं वो अम्ल। हम देखते हैं यहाँ प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है हमारा। सबसे पहले है सिरका। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र होता है CH3COOH। उसके बाद नींबू का रस या संतरा, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू का रस, नींबू खाए होंगे हम लोग, खट्टा होता है। सिट्रिक अम्ल संतरा में भी। उसके बाद मकस जो कहते हैं जिसको आम भाषा में, उसमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसको ऐसे आता है, इमली जब खाते हैं ना हम लोग करते हैं तो टार्टरिक अम्ल समझ लीजिए। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर गोल होता है ओके जैसा, इसी वजह से हमको उसे याद रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध या दही, ये हमारा किसके जैसे, इसमें कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चींटी या नेटल का डंक में हमारा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथेनिक अम्ल है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। जिसका सूत्र होता है HCOOH। चींटी या नेटल का डंक, ये इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको मेथेनिक अम्ल भी कहते हैं, जिसको HCOOH भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग जो प्रयोगशाला में बनाए गए कुछ अम्ल हैं उस पर ध्यान देते हैं। कौन कौन हमारे प्रयोगशाला में बनाए गए अम्ल हैं? सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल है HNO3। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग H2SO4 कहते हैं। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 कहते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH।
CH3COOH। एसिडिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। फार्मिक अम्ल HCOOH, ये तो हम लोग यहाँ पढ़ भी लिए। एसिडिक अम्ल CH3COOH है। तो ये हमारे अम्ल, ये है प्राकृतिक और ये है हमारे मानव निर्मित यानी प्रयोगशाला में बनाए गए अम्ल। अब हम लोग देखते हैं कि अम्ल, कहीं पर अम्ल है, किसी विलयन में, किसी बर्तन में अम्ल है या क्षार है, उसकी उपस्थिति के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं। कोई भी चीज से पता करते हैं, डायरेक्ट तो हाथ नहीं लगाते हैं, अम्ल या क्षार का पता लगाते हैं, कितना अम्ल है या कितना क्षार है, इसका भी जानकारी हमको लेना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि लिटमस क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये अम्ल की परिभाषा में ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आखिर लिटमस है क्या जो लाल कर देता है? लिटमस विलयन बैगनी रंग का एक रंजक होता है, बैगनी रंग का होता है वो विलयन, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया था। ये एक समूह है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, थैलोफाइटा समूह, बायोडोफाइटा, थैलोफाइटा, उसी समूह के ग्रुप के एक लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है लिटमस को। लिटमस बैगनी रंग का होता है। ऑब्जेक्टिव मकसद पूछता है आपको चकराने के लिए कि लिटमस किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। वो जब उसको अम्ल में डालेंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो। अगर वो नीला रहेगा तो उसको लाल करता है। तो नीला करने के लिए उसको पहले हमको क्षार में डालना पड़ता है, क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सूचक किसे कहते हैं। वही चीज है सूचक। यह लिटमस एक सूचक है जो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्लीयता या क्षारीयता की उपस्थिति का पता लगाते हैं। वही चीज है, जैसे लिटमस आ गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रोंजिया, पेट्रोनिया, जरानियम, अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। ये रंग परिवर्तन द्वारा दर्शाते हैं सूचक। इसी को हम लोग सूचक कहते हैं या अम्ल क्षारक सूचक, अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं या सूचक भी कहते हैं। अब होता है सूचक एक और प्रकार का होता है, जैसे गंधीय सूचक, यानी गंध में उसका बदलाव हो जाता है। उस ऑफ्लेक्टरी भी कह सकते हैं उसको। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीयता या क्षारीय माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है। यानी गंध परिवर्तन द्वारा वो अम्लीयता या क्षारीयता की स्थिति का पता लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। उसके बाद है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल जैसे कि कोई भी बर्तन में अगर मेरा अम्ल है या क्षार है, तो अम्ल है तो कितना प्रतिशत है उसमें, मतलब उसका क्या रेशियो है, पानी का मात्रा ज्यादा है या पानी का मात्रा कम है, या क्षार है या क्षार ज्यादा पावरफुल है, अम्ल ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है। उस पावरफुल को पता करने के लिए, अम्लीयता या क्षारीयता की सांद्रता प्राप्त करने के लिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब अम्लीयता की सांद्रता, अम्लीयता तो मतलब अम्लीयता, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ही इससे हमारा अम्ल और क्षार का उपस्थिति का पता लगता है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा तो मेरा अम्ल शक्तिशाली होगा, हाइड्रोक्साइड ज्यादा होगा तो मेरा क्षारीय होगा। तो क्षारीय की परिभाषा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अम्ल पीएच जो निकला है, जिसमें पी वर्ड जो है वो जर्मन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शक्ति। हिटलर कहाँ का रहने वाला था, हम लोग को पता है, जर्मनी का रहने वाला था। तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन या 1 लॉग हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल में 0 से 14 के बीच में पीएच स्केल निकाला जाता है। 0 से 14 के बीच में, जैसे 1 से 14 तक हम लिख दिए हैं, 0 से 14, 1 से 7 तक यहाँ है 7, यानी पीएच स्केल में 7 से अगर कम हुआ तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो मेरा क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम होगा तो मेरा अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। उदासीन जल का पीएच 7 होता है, जहां 7 जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब ना अम्लीय है ना क्षारीय, जो पानी पीते हैं हम लोग। अम्ल का पीएच 7 से कम, क्षार का पीएच 7 से ज्यादा। अब हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ कौन ज्यादा पावरफुल है। अम्ल तो यहाँ से यहाँ तक शुरू है, कौन ज्यादा पावरफुल है? तो पावरफुल हमारा इधर वाला सबसे ज्यादा है, इधर जाएंगे तो इधर वाला सबसे ज्यादा है। और कोई बोलेगा 11 और 13 में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो बोलेंगे 13 का जिसका मान है वो होगा। इधर अगर बोलेंगे 6 और 1 में किसका मान ज्यादा है, तो 1 का मान ज्यादा होगा। अगर 0 भी रहेगा तो उसका क्या कहते हैं, अम्लीयता ज्यादा होगा। 0 से शुरू होता है, 0 से 14 के बीच में होता है। उदासीन जल का पीएच 7 होता है, अम्ल का पीएच 7 से कम और क्षार का पीएच 7 से 14 के बीच में होता है। वीडियो को आप अंत तक देखें, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में आपको अम्ल, क्षार और लवण की संपूर्ण जानकारी हम देने के लिए तैयार हैं। आप लगे रहें। हम लोग पीएच स्केल पढ़ रहे थे। पीएच स्केल में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। देखिए पीएच स्केल का हम इस तरह सजाया है, तो यहाँ पर 10 पावर 0, 10 पावर -1, 10 पावर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10, 11, 12, 13, 14।
इस ये अगर ये मेरा हाइड्रोजन आयन हुआ, हाइड्रोनियम आयन ये हुआ हाइड्रोनियम आयन, अगर मेरा ये है, ये इसके आधार पर अगर हम माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन से फॉर्मूला से अगर हम पीएच निकाल लेंगे तो मेरा ये निकलेगा 10⁻0 रहने से 0 निकलेगा, -1 रहने से 1 निकलेगा, -2 रहने से 2 रहेगा, -3 रहने से 3 निकलेगा, इस तरह निकलता है। अब हमको यहाँ ध्यान देना है 0 से 14 तक निकल रहा है मेरा। 7 मेरा हो गया उदासीन, 7 से कम हो गया अम्लीय, 7 से अधिक हो गया क्षारीय। जब 7 से कम होता है अम्लीय मेरा, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अम्लीय इधर होता है और सबसे ज्यादा क्षारीय इधर होता है। सबसे ज्यादा क्षारीय हमारा 14 होता है, 8 और 9 13 के बनिस्बत ये क्षारीय ज्यादा है, इसके बनिस्बत इधर क्षारीय ज्यादा होता है, इधर अम्लीय ज्यादा बढ़ता है। अगर कोई 0 है, किसी का पीएच मान 0 है, किसी का 6 है, तो हमारा पीएच मान 0 वाले का शक्ति ज्यादा है, ये अब हम देखते हैं। अब कुछ पदार्थों का पीएच मान हम लोग देख रहे हैं। कुछ पदार्थों में का पीएच मान, जैसे जठर रस, पेट में जो रस होता है जठर रस, वो 1.2 उसका पीएच होता है। नींबू का रस का 2.2, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, रक्त का खून का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, लार खाने से पहले, मुंह से जो लार निकलता है खाने से पहले, उसका पीएच हमारा 8 होता है, खाने के बाद मेरा 6 हो जाता है। गाजर का रस 6, रंग रहित वातित पेय, जो ठंडा वगैरह पीते हैं हम लोग, अगर उसमें रंग नहीं है तो उसका पीएच 10 होता है, वो क्षारीय होता है। कभी कभी हम लोग पेट में एसिडिटी हो जाता है ना, उसको पीते हैं तो थोड़ा कम मालूम होता है, उससे मतलब वो क्षारीय होता है। कॉफी का पीएच 5 होता है, टमाटर का रस 4 होता है, खट्टा होता है, उसका पीएच 4 होता है, नल का जल पीएच 8 होता है। अब देखिए 1 मोल, यहाँ एम सा मतलब मोल, 1 मोल NaOH 14 होता है, इसका NaOH का नहीं दिया, NaOH इसका 14 होता है। अब 1 मोल HCl का होता है 0, HCl का पीएच होता है हमारा 0 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर का पीएच कितना है। हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए, जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए उस तो हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अम्लीय वर्षा कहेंगे। अब दांत 6, कभी कभी देखते हैं हम लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, बच्चे मीठा खाते हैं तो उसका दांत खत्म हो जाता है। यानी ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है, मुंह में दांत में जो है ना वो कीटाणु पैदा हो जाते हैं। कीटाणु जब पैदा होते हैं, दांत को अगर साफ नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके मुंह पर क्या होता है, दांत पे उसका जो है ना लेवल सतह चिपक जाता है, जो आस्ते आस्ते उसके दांत के अंदर वाले भाग को खा लेता है, जिसकी वजह से दांत मेरा खराब हो जाता है। तो मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाए, जो ज्यादा आदमी मुंह साफ नहीं करता तो उसका पीएच घटा हो जाता है मुंह का। बहुत सारे आदमी का देखते हैं मुंह बहुत गंदा रहता है, जिसकी वजह से उसका पीएच घट जाता है, उसका दांत जल्दी सड़ जाता है। हमारा जो इनेमल है, जो चमकीला भाग है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। कभी कोई पूछता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हमारा इनेमल है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर बैक्टीरिया दांतों पर परत बना लेते हैं, जिससे दांत धीरे धीरे क्षय हो जाता है। दांत, इसके लिए हम दंत मंजन करते हैं। दंत मंजन हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, ये हमें क्षारीय प्रकृति का ही दंत मंजन इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खट्टे पदार्थ से दंत मंजन इस्तेमाल करें, उससे हमारा दांत और खराब हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या होता है। हमारा पाचन तंत्र, हमारा उधर जो हमारा पेट है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जब खाना पेट में जाता है तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही उस पर अटैक करता है, उसके कीटाणु वगैरह को मार देता है, तो उससे जो है ना स्रावित करता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आगे जो हम चैप्टर में जाएंगे पाचन तंत्र में, तो उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। अपच की स्थिति में उधर में अत्यधिक HCl स्रावित होता है। जब आदमी खाना वाना नहीं पचता है ना, तो उसका पेट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा HCl उत्पादन होता है। ज्यादा से ज्यादा HCl उत्पादन होने की वजह से उसका पेट में दर्द होता है। उसके लिए हम लोग कभी कभी क्या खाते हैं, हम लोग अक्सर खाते हैं गैस की दवाई, हर दिन खाते हैं, लगभग खाते हैं। तो गैस की दवाई खाते हैं, जो मतलब वो एंटासिड है। वो एक साधारण एंटासिड का नाम यहाँ मैग्नीशिया दिया गया है। इसके अलावा जो भी बहुत सब एंटासिड हैं जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं। तो आप बने रहिए, हम आज क्लास में अम्ल के रासायनिक गुण पर ध्यान देंगे। अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, इस पर चर्चा हमें करना बहुत जरूरी है। असल गुण उसका यही है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी धातु ले लेते हैं हम, जिंक, तनु HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ZnCl2 प्लस H2। अब तनु और सांद्र दो चीज है। तनु होता है जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, पतला हो,
और सांद्र उसको कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, कॉन्क जिसको कहते हैं। दोनों मतलब होता है पतला, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। जिंक प्लस HNO3, Zn प्लस HNO3, ZnNO3 होल 2 प्लस H2, इस तरह Zn प्लस CH3COOH, 2Zn, सोडियम जिंकेट प्लस H2, इसको सोडियम जिंकेट भी कहते हैं। इसको जिंक नाइट्रेट कहेंगे, इसको जिंक क्लोराइड कहेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब है अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ देखिए अम्ल धातु से डायरेक्ट अभिक्रिया करता है ना तो लवण और जल ही बनाता है, लेकिन कार्बोनेट है मतलब CO3 से टूटेगा तो CO2 बनेगा, ये ध्यान रखना है हमको। CO2 एक्स्ट्रा बन जाता है इसमें ये चीज एक्स्ट्रा बन जाता है। Na2CO3 प्लस HCl, NaCl H2O प्लस CO2, NaHCO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें CO2 ज्यादा बन जाता है, ये ध्यान रखना है हमको। कार्बोनेट से अभिक्रिया और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण बनेगा, ये तो लवण हो गया, जल हो गया ये, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब हम लोग चलते हैं चूने के पानी में अगर CO2 गैस हम प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 और घुलनशील CaCO3 जिससे दुधिया रंग गायब हो जाता है, उसका दुधिया रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3, खड़िया का सूत्र है CaCO3 और संगमरमर का सूत्र, तीनों का सूत्र हमारा क्या है, CaCO3 है। संगमरमर का सूत्र है ये, संगमरमर खड़िया चूना पत्थर, ये तीनों एक ही चीज है, जिसका सूत्र है CaCO3 है। ताजमहल जो बना हुआ है वो CaCO3 का ही बना हुआ है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अम्ल का क्षार से अभिक्रिया। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2। कभी कभी अक्सर पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे करते हैं। अम्ल और क्षार को मिलाने पर एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। सेम वही चीज, लवण हुआ जल, CO धातु ऑक्साइड, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, मिला के जल बनेगा CO प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2। अब एक प्रश्न आता है अम्ल जल में घुलकर क्या बनाते हैं, हम लोग पहले ही पढ़े थे, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, तो सबसे पढ़े थे अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान, HCl प्लस H2O। यहाँ देखिए दो, ये और ये दोनों एक ही चीज है, हाइड्रोनियम आयन, ये भी हाइड्रोजन। अब क्षार जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। वही पढ़े हैं, असल गुण उसका वही है, NaOH प्लस H2O, Na प्लस OH आयन, KOH प्लस H2O, K आयन प्लस OH आयन, MgOH2 प्लस H2O, Mg प्लस OH आयन। हम लोग अम्ल पढ़ लिए, अब हम लोग क्षार पढ़ते हैं। क्षार किसे कहते हैं, देखिए क्षार सिर्फ अम्ल के विपरीत गुण वाले होते हैं, वो अम्ल के विपरीत गुण वाले। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तो यह स्वाद में कड़वा या तीखा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका घोल साबुन जैसा तीखा कड़वा होता है, वही तो बोल के कड़वा होता है, जैसे चूना का पानी और खाएंगे तो कड़वा लगेगा। क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्षार का pH मान 7 से अधिक और 14 तक होता है, 7 से अधिक हो जाता है, 7.1 अगर हो गया तो वो क्षार हो गया। क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला रंग में बदल देता है, क्षार फिनाप्थेलिन को गुलाबी रंग में बदल देता है, मेथिल को पीला, फिनाप्थेलिन को गुलाबी। हल्दी के रंग में को ये लाल भूरा रंग कर देता है क्षार, ये लाल पत्ता गोभी के रंग को हरा कर देता है, ये लाल सलजम को पीले रंग में बदल देता है, ये हाइड्रेंजिया के फूल को गुलाबी रंग में बदल देता है, ये प्याज के गंध को समाप्त कर देता है। क्षार प्याज के रंग को क्या करता है, समाप्त कर देता है। ये वेनिला के गंध को समाप्त कर देता है। ये लौंग के तेल के गंध को मैं कोई परिवर्तन नहीं करता। लौंग का तेल में अगर हम क्षार उसमें डालते हैं या कुछ क्षार चेक करते हैं तो वो चेंज नहीं होता उसका। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो हम लोग सब पहले से ही जानते हैं, क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। अब जिस क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा अधिक होती है उसे प्रबल क्षार कहेंगे हम। जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा अधिक होती है उसको प्रबल क्षार कहेंगे। जिसमें उसकी मात्रा कम हो, हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा कम हो, उसको हम दुर्बल क्षार कहेंगे। और जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक हैं NaOH, KOH, ये सब हमारा क्षार है, जल में घुलनशील होना चाहिए।
अब हम लोग चलते हैं तनु अम्ल किसको कहते हैं। जिस अम्ल में पानी की मात्रा ज्यादा हो उसको तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल उसको कहेंगे जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो, उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। हम लोग अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ना है लवण। लवण किसे कहते हैं? लवण अम्ल और क्षार के संयोग से जो उदासीन पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है। नमक जिसको कहते हैं, यह अम्ल और क्षार का के संयोग से बनता है। जैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O, Zn प्लस Na2 ZnO2 प्लस H2O। धातुओं का ऑक्साइड भी धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट H2O जल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल। Na2SO4 सोडियम सल्फेट H2O जल। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। MgSO4 प्लस H2O। COH2 H2SO4 COSO4 H2O। NaOH HCl NaCl प्लस H2O। ये सभी आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, किताब में समझ में आ जाएगा। किताब को पढ़ना भी जरूरी है आपको। वैसे हम जितना हुआ हम अधिक से अधिक एनसीईआरटी को आपको कवर करते हुए चल रहे हैं। 100% हम कोशिश कर रहे हैं। जहां भी गलती रह जाए तो आप छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसको आपको पूरा करेंगे अगले वीडियो में। तनुकरण किसे? जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसको तनुकरण कहते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है, तो क्षार में मुख्य गुण कौन है? क्षार में मुख्य गुण ये हाइड्रोक्साइड आयन पर काम करता है, ये ध्यान रखना है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये चीज हम क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होता है। जिसमें हाइड्रोक्साइड की आयन की मात्रा ज्यादा हो वो प्रबल क्षार है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा कम हो वो दुर्बल क्षार है। लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो उदासीन पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। तनु अम्ल उसको कहते हैं जिस अम्ल में पानी की मात्रा ज्यादा हो उसको तनु अम्ल कहेंगे। और सांद्र अम्ल उसको कहेंगे जिस अम्ल में जल की मात्रा बहुत कम हो उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। ये ध्यान है, मेथिल ऑरेंज को ये पीला रंग में बदलता है। अच्छा, मेथिल ऑरेंज को पीला रंग में बदलता है, फिनोल्फथालीन को गुलाबी रंग में बदलता है। यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आता है अक्सर, इसको ध्यान देना है।